गुड मॉर्निंग। आज आप सबके पास नोट्स है, नोटबुक है। हमने अभी लास्ट क्लास में क्या किया था बताइए। बस इतनी सी आवाज, इधर उधर की बातें करी थी या नहीं करी थी? कुछ समझ आया था? इधर उधर की बातों में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी जिसका नाम था मटेरियल। मटेरियल का क्या मतलब बताया था? इंपॉर्टेंट। मिसस्टेटमेंट बोले तो गलती। गलती कैसी हो सकती है? एरर। और एरर कौन सा होता है? इंटेंशनल या अनइंटेंशनल? और फ्रॉड बोले तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना। एग्री करोगे? ओपिनियन किस चीज का देना है? ओके, माइक यूज कर सकते हैं, फैसिलिटी यूज करेंगे। कौन सा बच्चा बताएगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? रेज योर हैंड, लेट्स यूज द माइक एंड गो इट फ्रॉम देयर। कोई भी बच्चा नहीं जिसको बताओ, बताओ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अभी तो डिस्कस किया। पक्का कोल्यूजन चल रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग हो गया ये। यस प्लीज। ओपिनियन बेटा, माइक यूज करो। अभी पता चला मुझे भी रूल का। हाँ जी, ओपिनियन देना सर। ओपिनियन किस चीज पे दोगे? मेरे साथ रहना। ओपिनियन किस चीज पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप क्यों जवाब दे रहे हो? जब पूछा था मैंने तो चुप थे। अब वन ऑन वन बात होगी। हाँ जी बताइए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देना। Yes, sir. क्यों? किस चीज के लिए? ताकि अगर कोई उसमें दिक्कत हुई तो वो फाइंड हो सकती है। डिटेक्शन ऑफ एरर या फ्रॉड। डिटेक्शन ऑफ मटेरियल 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 में स्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to express opinion on फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर देंगे अब, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गुड। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एन एंटिटी, टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर, फ्रॉड। अब ये जो रिस्क है, वो जो बोलते हैं ना कि ऑडिटर को डर किस बात से लगता है कि मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा हो या कम हो? बताओ, डर किस चीज से लगेगा? डर। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो। मटेरियल इंपॉर्टेंट, मिसस्टेटमेंट गड़बड़। इंपॉर्टेंट गड़बड़े, यही मतलब, यही हिंदी में हमने ट्रांसलेशन किया। अब ये बताओ, ये गड़बड़े, ये मिस्टेक्स, ये मिसस्टेटमेंट इंपॉर्टेंट वाली ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ऑडिटर क्या चाहता है? ये मिस्टेक्स कम हो या ज्यादा हो? कम, यही चाहता है। तो जो उसका रिस्क है, अब उसका रिस्क तो यही है ना कि मिसस्टेटमेंट कहीं ज्यादा तो नहीं। अगर मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो गई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर ज्यादा हो गई, तो ओपिनियन कैसा होगा? फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा? अनफेवरेबल। क्यों? क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ज्यादा। यहां तक हमने ये कुछ बातें समझ ली। कोई डाउट है यहां तक अभी तक? तो आज ना थोड़े से नोट्स बनाएंगे, और आज एक क्वेश्चन भी करेंगे, और आज एक छोटा सा टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव के साथ। कोई ऐसा बच्चा है जो नोटबुक नहीं लाया? मेरी क्लास में कोई पनिशमेंट का सीन नहीं है, डोंट वरी। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है क्लास में तो मेरे तक पहुंचनी जरूरी है। यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको डर है किसी बात का और आपने बताया नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे जिनके पास आज नोटबुक नहीं है? सबके पास है? इतने अच्छे बच्चे, इतने डेडिकेटेड हो, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करेंगे। अच्छा बाय द वे, आप सबके पास आपके ये नोट्स हैं, है ना सबके पास? और सबके पास नोटबुक भी है? यस और नो? ओके, तो सबके पास सब कुछ है, तो इसी बात पे हो जाए क्लास की शुरुआत।
लेक्चर नंबर 1 तो नहीं है, ये लेक्चर नंबर 3 है आइडली, बट हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 1। हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 1। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है सर, बताओ। हाँ जी भाई, अब माइक यूज करने का एक बच्चा बताएगा माइक में ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, शर्माते क्यों, बोल दो। 20 मार्क्स का है, आई वोंट से एग्जैक्ट 20 मार्क्स का है, बट एटलीस्ट 15 टू 20 मार्क्स की रेंज में ये चैप्टर फॉल करता है। तो दिस हैज अ वेरी गुड वेटेज ऑफ 15 टू 20 मार्क्स। चैप्टर का नाम लिख लेंगे एक बारी, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्या आप सबको राइटिंग समझ में आ रही है बच्चों? ऐसा तो नहीं है कि राइटिंग ही नहीं समझ आ रही। अगर ऐसी भी प्रॉब्लम हुई तो बता देना बच्चों, कोशिश करेंगे कर्सिव राइटिंग वाली बुक ले आऊं, घर जाके प्रैक्टिस कर लूं, कोशिश कर सकता हूं आप सबके लिए। ओके, तो अभी तक हमने वैसे एक डेफिनेशन सीख चुके हैं ऑडिटिंग की, ज्यादा उस पर मेरे को मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है? आपको लर्न है? चलो फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में, व्हाट इज ऑडिट। और ये जो ऑडिट है ये कौन सी ऑडिट है? फाइनेंशियल ऑडिट, राइट। तो ब्रैकेट में एक बार अपनी नॉलेज के लिए, अपनी याददाश्त के लिए सारे बच्चे लिखेंगे फाइनेंशियल। क्या है मतलब बताइए, कौन है बच्चा जो मुझे बताएगा? ऑडिट, ऑडिट इज एन, क्या वर्ड आएगा? वेरी गुड, इंडिपेंडेंट। आगे वर्ड एग्जामिनेशन। आगे क्या है जी? ऑफ फाइनेंशियल। यहां से कोई स्टेटमेंट्स क्यों बोल रहा था? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? ऑफ एन एंटिटी। अब ये जो एंटिटी है बच्चों, ये कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, और सेकंड irrespective of size और लीगल फॉर्म। किस लिए? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर। ये डेफिनेशन हम सब ने लिखी थी, यस और नो? यस और नो? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब बताया था बच्चों? बताइए, किसी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सो फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या बायसनेस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले तो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब बताया था, बताओ सर। मतलब या टैक्स ऑडिट सब चीज आ जाएगी इसमें, मतलब नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत बोल के, टैक्स ऑडिट का कोई लेना देना था इस बात से? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या अच्छा, मतलब है? मतलब
सारे डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, सब चीजें चेक करनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हमें लेकर जा रही है। अगर एक बात करूं तो हमारे सामने फाइनल रिकॉर्ड क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना किससे था? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किससे बने थे? लेजर से बने थे। यस और नो? ट्रायल बैलेंस किससे बने थे हमारे? लेजर से। और जब लेजर किससे बने हैं? जर्नल एंट्री से। और जर्नल एंट्री किससे लिखी गई है? बताओ। इनवॉइसेस, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स। यस और नो? और इनवॉइस कैसे आ गया हमारे पास? किसी से एग्रीमेंट किया होगा किसी चीज का, तभी तो इनवॉइस आएगा। एग्री करोगे नहीं करोगे? तो ठीक है भाई, इसके बाद एग्रीमेंट। ये पूरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चेक करोगे। किसके किसके डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे बच्चों? एंटिटी। अब ये एंटिटी बोले तो एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो तो समझ आता है कि किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बट अगर नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, कौन सी नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के केस में कहेंगे? सेक्शन 8। और अदरवाइज क्या बोलेंगे? हाँ जी, कोई वेलफेयर सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, उनको हम किस कैटेगरी में ले लेंगे? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एग्रीड है? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। साइज बोले तो पता नहीं कितना भी टर्नओवर हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कितनी भी नेटवर्थ हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लीगल फॉर्म बोले तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है। यस सर, हो सकती है। क्या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है? बोलो बच्चों बोलो। सिर्फ लिखने आए हो क्या? फिर हाँ ना का जवाब तो साथ साथ दे सकते हो। ये सुनो, कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एओपी, ये क्या आ गई भला? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कोई भी ऐसे अगर लगा लो, कुछ लोगों ने मिलकर कोई कुछ भी एक स्पेसिफिक स्टेटेड पर्पस के लिए अगर काम करना हो तो उसको एओपी भी कह देते हैं। तो लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। किस लिए? टू एक्सप्रेस एंड, किस चीज का ओपिनियन? अब ये लाइन लिख सकते हो आप, ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, क्या लिखूं बच्चों वर्ड? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या ये वर्ड नया नया लग रहा है या पुराना हो गया? अब पुराना हो गया। अब एक दिन हो गया, हमने कल डिस्कस कर लिया, अब ये वर्ड हमारे लिए क्या हो चुका है? पुराना। अब जैसे ही हमने मिस स्टेटमेंट वर्ड लिख दिया, हमें दो शब्द प्यारे प्यारे से आगे लिख देने, ड्यू टू, पहले फ्रॉड लिखो और एरर लिखो। सर कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आई जस्ट वांट कि जहां पे हमें बात पता है, इंस्टीट्यूट ने हर जगह फ्रॉड और एरर लिखा है, ठीक है? तो पहले फ्रॉड किया है तो आप फ्रॉड कर लो। कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है? कंसिस्टेंट रहोगे, मार्किंग स्कीम से मैच करके चलोगे तो नंबर कटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिमेंबरेंस के लिए हमें मौका ही क्यों देना सामने वाले को, ठीक है? क्या ये बात समझ आती है? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल। HUF भी आएगी, LLP लिख लो, लो ये भी आ जाएगी। चाहे नहीं रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, लीगल फॉर्म का कोई इससे लेना देना ही नहीं है। आप ऑडिटिंग करने गए हो,
अगर देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी वो किसी एक्ट के तहत से तो बनी होगी। रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री अगर है तो एक्ट ने ही आपको रिलैक्सेशन दे दिया। जैसे पार्टनरशिप के केस में, आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है आप रजिस्टर करवाओ चाहे ना कराओ। अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो क्या उसकी लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी? क्या उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग ही नहीं होगी? ऐसा थोड़ी ना होगा। लीगल स्टैंडिंग तो फिर भी होगी ना, रजिस्टर्ड नहीं है अलग बात है। उसके रिलेशन में उन्होंने आगे क्लोजेस दे रखे हैं कि अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो क्रेडिटर्स क्लेम नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग में इश्यूज है, बट कोई बात नहीं। क्या लीगल साइड खत्म हो जाएगी? नहीं। तो रजिस्ट्रेशन से इसका इतना इंपैक्ट नहीं है, बट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। क्या ये बात सबको समझ आती है? आर यू विद मी? यस। चलो इसी बात पे अब आगे चलेंगे। मैंने यहां पे एक वर्ड सर मिस कर दिया अभी तक, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, एग्जामिनेशन। ठीक है, ये वर्ड अब करेंगे, लिखेंगे नीचे, हाउ टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आंसर क्या है इसका? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जामिन करोगे? बताओ। एक वर्ड करवाया था फर्स्ट डे, बताओ। आया आया जवाब आया था, एप्लीकेबल एफआरएफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे? एज पर एप्लीकेबल। ये बच्चों एप्लीकेबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एफआरएफ की कल हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या थी एफआर के? 4 पॉइंट लिखवाए थे कल मैंने। आओ फटाफट से, किस किस को याद है माइक पे बताएंगे प्लीज। प्रांजल बताएगा पॉइंट, वेरी गुड प्लीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, लाइन वाइज। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसी ने तो अडॉप्ट करे होंगे। अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। अडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के साथ एक और वर्ड हो जाता है टीसी। समझ आ रहा है? TCWG। ओके, किस लिए अडॉप्ट करे गए थे ये? इन प्रिपरेशन ऑफ, या इन प्रिपरेशन एंड फाइनेंस प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। आगे देखिए, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी। अब नेचर ऑफ एंटिटी बोले तो या तो वो प्रॉफिट मेकिंग होगी या फिर नहीं होगी। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्या ये बात हमें कल क्लियर होगी थी बच्चों? क्या याद भी होगी थी? कोई ऐसा बच्चा है तो बता दो मुझे जिसको यहां तक किसी प्रकार की परेशानी है। अगर नहीं है, क्या हुआ? देखो, अगर मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दे दूं ना, तो कल मेरे से, मैं एक कॉल पे था तो मेरे से पूछा गया कि आपकी कंपनी का, इंडियन एक कंपनी है जिसको मुझे लीड करना है, ऑडिटिंग क्लोज करानी है मुझे उस कंपनी की। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी इंडिया में मुंबई में ऑफिस है और मुझे जाना भी है मोस्ट प्रोबेबली जून के लास्ट में। तो मुझे उसकी ऑडिटिंग क्लोज करवा के आनी है और उसके जो ऑडिटर्स हैं वो इंडिया के बाहर बैठे हैं, वो लंदन में बैठे हैं। अब उनके ऑडिटर्स ने मुझे क्वेश्चनर दे रखा है और पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही था, हार्डली बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज द एफआरएफ ऑफ योर इंडियन एंटिटी। ठीक है भैया, आपकी इंडियन एंटिटी पे कौन सा एफआरएफ एप्लीकेबल है? तो मैंने लिखा एप्लीकेबल इंड एएस। इंड एएस आपको पता है नहीं पता? मुझे नहीं पता।
जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे ही IFRS का इंडिया में बोल देते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं इंड AS। तो मैंने लिखा है एप्लीकेबल इंड AS प्लस शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आज अगर एक कंपनी की मुझे बैलेंस शीट बनानी है तो मैं कहां जाऊंगा? शेड्यूल 3 का फॉर्मेट उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा? और उसके अंदर जो एंट्रीज होनी चाहिए वो कहां से आएंगी? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएंगी? इंड AS से आएंगी। तो मेरा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा हो गया? शेड्यूल 3। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो मेरे को इंड AS के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में देना। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये था। अब जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो मैं जब वो कंपनी ऑडिटर जब ऑडिट करने आएगी तो वो क्या देखेगी? मैनेजमेंट ने कौन से इंड AS अडॉप्ट कर रखे हैं, नंबर 1। ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी क्या है? हमने कहा जी हम प्रॉफिट मेकिंग है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का? जिससे कि हम हमारे यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है। एंड रिक्वायर्ड बाय लॉ है, बिल्कुल है सर, ऑडिट करानी मैंडेटरी। क्या ये बात क्लियर हुई प्रैक्टिकली भी? लाइव एग्जांपल कल का ही था मेरा। कोई दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ओके, चलें आगे। यहां तक सबने नोट्स बना लिए? अभी ना आप अपने नोट्स बंद कर सकते हो, अभी नोट्स में से मैं करवाऊंगा। ठीक है। नोट्स तभी ओपन करने हैं बच्चों जब मैं करवाऊंगा, जब तक नहीं है फालतू में ओपन करके वो पेज उड़ रहा है, ध्यान जा रहा है, कोई फायदा नहीं है, साइड में कर दो। अभी नोटबुक की बात है। अब क्या हुआ? ओके, चलिए अब एक स्टार लगाएंगे, ऐसे लगा लिया सबने स्टार। अब एक टॉपिक कराने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। क्या वो पेपर में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। करें उस टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को। आइए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट? ऑडिट में क्या इंक्लूडेड है? और इसका एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, हाउ ऑडिटर ensures that financial statements do not mislead anybody? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे को इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना है। ऑडिट में क्या इंक्लूडेड है? क्या हमने ये टॉपिक कर लिया? बिल्कुल कर लिया। कैसे करा? हम ऑडिट करके आए थे कुछ दिन पहले, कल परसों हमने स्टॉक ऑडिट भी करी है। यस और नो? हमने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी वर्ड सीखा। यस और नो? हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में भी सीखा। यस और नो? चलो अभी आप सबने अपना पेन ड्रॉप कर देना है। यहां तक लिख लिया? ठीक है। अब मैं सिर्फ रफ बातें कर रहा हूं, आपको वो नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनने की जरूरत है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रफ। आपको ये नोटबुक में नहीं लिखना, आपने सिर्फ मेरी सुरीली आवाज सुननी है। तुम्हें ना लगे तो क्या हुआ, मेरी नजर में तो होनी चाहिए ना, और नहीं तो किसी की नजर में तो है। छोड़ो वो बात भी। आइए, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा पूरे फोकस के साथ। आइए मेरे साथ। सबसे पहला टॉपिक है यहां पे आज का लर्निंग टॉपिक। अभी तक जो किया था वो कर चुके हम। आज का जो मेन टॉपिक है वो यहां पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा किसी भी एंटिटी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। यस और नो? डॉक्यूमेंट्स उसके सामने आएंगे या नहीं आएंगे? हमने फाइनेंशियल एक ट्रैक देखा था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अगर दोबारा से बात करनी है क्विक तो बोल सकता हूं कि सबसे पहले सर कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होगा, इसके बेसिस पे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा।
डॉक्यूमेंट किसकी फॉर्म में हो सकता है सर? इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वाउचर हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये सुनो, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री के बाद ये कहां जाएगा? लेजर में, लेजर में के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सुनो, ओके। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यहां तक मुझे पहुंचना है और मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन थ्रू करने, चेक करने नहीं करने? क्या मुझे ये सारे स्टेप्स चेक करने हैं? यस और नो? सर सारे स्टेप्स चेक करने हैं। तो मुझे एक एग्जांपल देता हूं मैं, और मैं बैक टू बैक एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं और आपको मुझे बताना है। क्या आपको इनके आंसर्स पता है? बिल्कुल पता है। आप बिलीव करो चाहे ना करो, आपको आंसर पता होंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, मुझे लेजर मिला। सपोज कर लेते हैं मुझे बैंक बुक मिली या बैंक का लेजर मिल गया, बैंक बुक मेंटेन है उसका, बैंक का लेजर मिल गया। एक बारी के लिए कह रहा हूं, बैंक का लेजर मिला, उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। आप मुझे बताइए ये क्लोजिंग बैलेंस मैं किससे वेरीफाई कर सकता हूं? हाँ जी, माइक पे बोलेंगे। हाँ जी, किस पे? बैंक की पासबुक से वेरीफाई कर सकते ओके, बैंक की पासबुक। और पासबुक ना एक्चुअली में इंडिविजुअल्स की होती है, ठीक है। पासबुक इंडिविजुअल्स की होती है। सेविंग अकाउंट की यूजुअली पासबुक दी जाती है बैंक की तरफ से, बट जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो करंट अकाउंट मेंटेन करके चलती है, और करंट अकाउंट की पासबुक होती भी, ऐसी बात नहीं है नहीं होती, बट यूजुअली हमें पासबुक की जगह एक अच्छा वर्ड यूज करना चाहिए जिसको मैं बोलूंगा बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आप पेपर में वर्ड कौन सा यूज करोगे? बैंक स्टेटमेंट। और क्या तरीका है वेरीफाई करने का? मान लो स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्या करोगे? मान लो स्टेटमेंट नहीं है आपके पास, तो बैंक का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैसे चेक करोगे? हाँ जी, कोई तरीका? माइक माइक के साथ बोलो। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या? बैंक बैलेंस देखो, ये एक इंटरनल रिकॉर्ड है, यस और नो? कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंटरनल रिकॉर्ड है या एक्सटर्नल रिकॉर्ड है? इंटरनल रिकॉर्ड है, वो बनी तो इसी से ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेजर से ही तो बनी थे जाके, इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सबसे ही तो बने हैं जाके। तो ये इंटरनल है। अगर कुछ मिस्टेक इसके अंदर होगी तो बाय डिफॉल्ट मिस्टेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन दीज स्टेप्स, ठीक है। तो मैं क्या इंटरनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करूं या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करूं? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एक तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है? बैंक कंफर्मेशन। हमने कहा कोई बात नहीं, स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हुआ, हम बैंक से पूछाते हैं कि क्या है तुम्हारा बैलेंस। बैंक को मेल लिखेंगे कि हम ऑडिट करने आए हैं इस एंटिटी की, हमें पता चले कि हमारी बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है, क्या आपकी बुक्स में भी यही है? ठीक है। लाइकवाइज आपने जब बैंक स्टेटमेंट को चेक किया, अब आप बैंक स्टेटमेंट को चेक करोगे और आप बुक्स में जो बैंक अकाउंट बना हुआ है, बुक्स में जो बैंक अकाउंट बना हुआ है उसको ये मैच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताइए। होने चाहिए। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि सारी की सारी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या आप बताओ ये बात सही है नहीं है? एग्री करोगे? कोई मैंने रॉकेट साइंस की तो बात नहीं करी है, बहुत बेसिक सी बात करी है। तो मैंने दो बातें करी हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंसेस लेजर से मैच होने चाहिए, ये बात बोल सकता हूं मैं क्योंकि ये इंटरनली डिपेंडेंट है। और दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि सारी की सारी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। और इन एंट्रीज ये सही है या नहीं है, इसके लिए मैंने क्या लिए? एविडेंसेस। यस और नो? क्या मैंने एविडेंसेस लिए या नहीं लिए? तभी तो मैंने बताया कि सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई है या नहीं। अब एविडेंसेस की जब भी बच्चों बात होती है तो एविडेंसेस दो तरीके के होते हैं, हमेशा याद रखना। चाहे वो कोई भी एविडेंस हो, चाहे वो कोई भी एविडेंस हो, दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं। एविडेंसेस क्वांटिटी में भी होने चाहिए और क्वालिटी में भी होने चाहिए। एविडेंसेस क्वांटिटी, मैं सिर्फ एक एविडेंस पे रिलाई नहीं करूंगा कभी भी। मेरे को जैसे अगर मैंने बैंक बैलेंस को मैच करना था, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट एक ऑप्शन था, मैंने उससे चेक कर लिया। व्हाट इफ बैंक स्टेटमेंट ही गलत है? व्हाट, क्या बैंक स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। व्हाट इफ बैंक स्टेटमेंट, हमने ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की? आप बताइए, क्या हम डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या बैंक स्टेटमेंट में मिस्टेक हो सकती है? हो सकती है। मान सकते हैं कि गड़बड़ हो सकती है, क्या पता कोई पेज बीच का मिसिंग हो। हम अब बैंक स्टेटमेंट कोई 1 2 3 पेज की तो नहीं होगी, इतनी बड़ी एंटिटी की मान लेते हैं 100 2000 3000 पेजेस की होगी, कोई एक आध पेज बीच में नहीं होगा, वो एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होगी। कैसे पता बैंक बैलेंस कैसे मैच हो गया? कई बार क्या हो जाता है, डेबिट 1000 डेबिट हो गए, 1000 ही क्रेडिट हो गए, दोनों एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। बैंक बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करने चाहिए? ज्यादा एविडेंसेस इकट्ठे करने चाहिए। उसके लिए मैं कहा गया, मैंने बैंक कंफर्मेशन भी की। तो मैंने क्या कहा? क्वांटिटी भी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सफिशिएंट, और क्वालिटी को बोलेंगे एप्रोप्रिएट। क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट। तो मेरे पास एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? बोलो जोर से। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। यहां पे एंड लगाऊं या और लगाऊं? एंड। मेरे को दोनों चाहिए। मेरे को क्वांटिटी में भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए और क्वालिटी में भी अच्छे से अच्छे चाहिए। एविडेंसेस मुझे ऐसे चाहिए जो मेरी एंट्री को जस्टिफाई कर दे। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मेरे से कि क्या ये एंट्री सही है, अगर मैंने चेक करी हो तो मेरे को एश्योरेंस लेना होगा कि मेरे पास एविडेंसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हैं और क्वालिटी में भी सबसे अच्छे। डन? क्या ये बात समझ? तो मैंने 3 पॉइंट क्या बताए अभी तक, कौन बता सकता है? सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो लेजर्स वगैरह सबसे मैच होने चाहिए? यस। क्या सारी एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए? होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट, जो एंट्री से रिलेटेड एविडेंसेस लिए, क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होने चाहिए? होने चाहिए। ये 3 पॉइंट आप सबको क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बनाई हैं, बताओ क्या वो क्लियर होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या वो क्लियर होनी चाहिए? यस। क्या उसमें कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए? नो। बेसिक सा एग्जांपल है, आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो अकाउंटिंग में, क्या वो मैच होनी चाहिए? बेसिक से प्रिंसिपल है, बैलेंस शीट बनाई है तो मैच तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही क्या बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन है, आप क्या डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड में लिख सकते हो? ऑल्दो वो फिक्स एसेट्स में से लेस हो रही है, बट क्या आप उसको लिख सकते हो लायबिलिटी साइड में? नहीं लिख सकते। इट शुड बी क्लियर एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का अच्छा वर्ड बता दिया, एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कौन सा वर्ड बोला मैंने?
एम्बिग्विटी, तो अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस ये वर्ड बोला जाएगा, याद रखा जाएगा, यस और नो? ओके। फिर एक पॉइंट और, अमाउंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी अमाउंट हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है, क्या वो प्रॉपरली क्लासिफाइड होनी चाहिए, यस और नो? क्लासिफिकेशन सर, क्लासिफाई का मतलब जैसे डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया, फिक्स एसेट्स में से लेस हो के आनी चाहिए, ठीक है? क्या प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, यस। अगर कंटिंजेंट लायबिलिटीज है तो क्या वो लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा, बताओ लास्ट में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या पार्ट बनेगा लायबिलिटीज का, नहीं बनेगा। और प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, और जो भी हमने डिस्क्लोजर्स करने हैं, क्या हमने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करे हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग हुई है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर किया? क्या ये बात समझ आती है? कोई बात बहुत ज्यादा टेक्निकल है नहीं कह सकता, इतनी टेक्निकल भी नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इसी के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड, ये वर्ड कर चुके हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। और ट्रू एंड फेयर व्यू जो है किसका होना चाहिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अब रिजल्ट्स और पोजीशन में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल रिजल्ट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और पोजीशन किसको बोलेंगे, बैलेंस शीट को। आपको तो आता ही है, बस यही पॉइंट्स है, बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर किसी भी एंटिटी के हमें डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं तो हमें इंश्योर करना है कि लेजर का बैलेंस मैच करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट से, सबसे पहला, यस और नो? सारी की सारी एंट्रियां रिकॉर्डेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है? सारी की सारी एंट्रियां मैच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो और एविडेंसेस एंट्रियों से रिलेटेड चाहिए नहीं चाहिए, कैसे एविडेंसेस चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट बोले तो क्वालिटी, क्वांटिटी, और क्वालिटी बोले तो क्या दोनों चाहिए या कोई भी चलेगा, दोनों चाहिए। तो क्या हमारे पास sufficient and appropriate evidences in relation to entries recorded in books of accounts है या नहीं है? जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है क्या वो क्लियर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फिर हमने क्या देखा, बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट आ रही है क्या वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट क्या था कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू किसका, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? एक बार इसे नोट करो क्विकली, गिविंग यू 2 मिनट्स, उसके बाद बुक से रीडिंग करेंगे, एक क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो करेंगे, ठीक है? क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्या मैं कह सकता हूं कि आपको कुछ लर्न हो गया है? कुछ तो लर्न हो गया होगा, 100% नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लगता है 100% किसी भी चीज को होने में, बट 50-60% अगर आपको याद हो गया तो दैट इज वेरी गुड। तो 2 मिनट लगाएंगे, सारे बच्चे इसको लिख लेंगे।
क्या सबने लिख लिया यहां तक? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये टॉपिक समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या बातें होगी, क्या पढ़ा दिया, ऐसा भी कोई बच्चा है? बेधड़क होके बोल सकते हो प्लीज। कोई भी ऐसा बच्चा, कोई पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो? यस और नो? अच्छा, ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या मैं? अच्छा, वो तो नंबर बताएंगे। कोशिश यही है बच्चों मेरी कि तुम्हें क्लास में मैक्सिमम याद हो जाए। 15 मिनट घर पे जाके जरूर देने हैं प्लीज। 15 मिनट्स। सबने लिख लिया यहां तक? नो। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूं? हाँ जी। क्या सब बच्चे लिख पा रहे हैं? राइटिंग समझ आ रही है? ऐसा तो नहीं है किसी को राइटिंग ही नहीं समझ आ रही? लिख लिया? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रांजल लिख लिया? जल्दी लिखो। एविडेंसेस तक तो आ गए? बोलते हुए लिखो, एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। समझ आई बात यहां तक? लिख लिया सबने यहां तक? यहां तक सबने लिख लिया? आर यू श्योर? मैं नोटबुक चेक करूंगा, देख लो फिर। ओहो, लिख लिया यहां तक? मैं चाहता तो आपको साथ साथ लिखवा सकता था, बट मैं चाहता था पहले कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, सो डेट आप लोग इसे लर्न कर लो और लिखते समय फिर से रिवाइज भी हो जाए और याद भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। हो गया?
यस, जिन जिन बच्चों ने लिख लिया वो पानी की एक घुट पिएंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी। जिन जिन बच्चों ने लिख लिया, हैव सम वाटर। कहां पे? डेफिनेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करते हैं, क्योंकि हम ओपिनियन फाइनली किस पे देना है? जब पब्लिकली इंफॉर्मेशन जाएगी तो क्या सबको लेजर, एग्रीमेंट सबको वो दोगे? क्या जाएगा उनके पास? तो ओपिनियन फाइनली किस पे दिया? स्टेटमेंट पे दिया। किसके बेसिस पे दिया? इंफॉर्मेशन। इसलिए समझ गए? हाँ जी, क्लियर है? ओके, अब आप सब अपने पेज नंबर 1 पर आइए। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1 स्क्रीन पे आप सबके पास है। आप सबके पास नोट्स भी हैं। डेफिनेशन हम पहले कवर कर चुके हैं, मुझे दोबारा कराने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बहुत बारी कर चुके। कोई दिक्कत हो तो बता देना। डन। आइए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑडिट? क्या बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी बाय इंश्योरिंग दैट। अब जो पॉइंट्स हमने नोटबुक में डिस्कस करे हैं उसकी बात ये कर रहा है। और कैसे लिख रहा है? The accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of accounts. कहने का मतलब आप यहां लिख सकते हो आगे, ledger balances should agree with entries in books of accounts। जो लेजर के अंदर हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं, जो लेजर में एंट्रीज आ रही हैं वो डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए, राइट? एंट्री सारी की सारी रिकॉर्डेड होनी चाहिए। वो सारी बातें मतलब यहां पे ही डिस्कस करें। द एंट्रीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय sufficient and appropriate evidence. None of the entry is omitted. बोले तो all entries are recorded. बोले तो all entries are recorded। तीनों पॉइंट पढ़िए और बताइए कोई डाउट है? सबसे पहला, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी हमने फाइनली अकाउंट्स बनाए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, उसके जो एंट्रीज आ रही क्या वो मैच करनी चाहिए? यस। जो एंट्रीज हमारे पास आई हैं क्या उससे रिलेटेड हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस हैं? होने चाहिए। क्या कोई भी एंट्री हमें मिस करनी है? नहीं। दैट मींस ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, नन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या वो क्लियर होनी चाहिए या अनएम्बिगुअस होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए? दोनों। इसलिए बीच में क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट है क्या वो प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड हो, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड हो? किसके अकॉर्डिंग? इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या ये लाइन समझ आती है? द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर
पिक्चर किसकी? ऑपरेशनल रिजल्ट्स, रिजल्ट्स बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। समझ आई ये बात? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? इसके बाद यहां पे साइड में लिखिए, दिस टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ नोट्स इज ऑल्सो कंटेन्ड इन पेज नंबर 4। साइड में लिखेंगे ऑल्सो इन पेज नंबर 4, लिख लीजिए साइड में, ऑल्सो इन पेज नंबर 4। अब आप लोग किधर जाएंगे? पेज नंबर 4 आइए, पेज नंबर 4 पे आइए, पेज नंबर 4 पे ऑडिटर शुड एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट मिसलीड एनीबडी। कौन सा एमटीबी का क्वेश्चन है? अक्टूबर 20। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ जी सर, मैंने स्टार तो आपको पहले ही लिखवा दिया था, इसलिए मैंने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, कोशिश करी है कि पहले स्टडी मटेरियल से, फिर उसको थोड़े से नोट्स के फॉर्म में। उससे क्या बेनिफिट होगा? रिवीजन हो जाएगी, नोट्स से ही आपको क्या हो जाएगी? टॉपिक की रिवीजन। अब देखो, ऑडिटर एंश्योर दैट अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप इन रेफरेंस टू द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Entries are properly supported by sufficient and appropriate evidences. None of the entries are omitted. Information contained in financial statement is clear and unambiguous. Financial statements are properly classified, described, disclosed as per accounting standards. Financial statements should present a true and fair picture of operational results and assets and कोई दिक्कत? just a repetition admitted but highlighted के साथ। क्यों? माइक पे पूछो। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली अमाउंट्स में डिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? ओके, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग बनाते हैं, तो आप बहुत से मेथड्स यूज करते हो, यस और नो? जैसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है? आपने जब कोई भी अमाउंट नोट डाउन करी है, मैंने एग्जांपल आपको दिया था कंटिंजेंट लायबिलिटी का, तो क्लासिफिकेशन तो आपने उसको नोट्स में ले ली, बट उसको नोट्स में आपको डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बट वो किसका पार्ट बनेगा? नोट्स टू द अकाउंट का। तो डिस्क्रिप्शन उसका किधर दोगे? नोट्स टू द अकाउंट में। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, इस केस क्यों हुआ, किस लिए हुआ या किसने किया, क्या रीजंस थे, और हमारा उस पे क्या स्टैंड है, तो वो डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा हमारे को। तो मतलब उस अमाउंट की ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगी? राइट, अमाउंट की डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे वर्ड भी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अमाउंट है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि जो अमाउंट्स हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है, क्या वो सही क्लासिफाइड है, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड है, क्या वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है। मतलब जो भी अमाउंट लिखी है वो किस रिस्पेक्ट में लिखी है, मतलब क्या क्या कारण था कि भाई उसका क्या कारण था? अदरवाइज आप हर किसी का कारण तो नहीं बता सकते, बिकॉज हर एंट्री के सपोर्ट में उसके लेजर, उसके बैलेंसेस, उसके एग्रीमेंट्स हैं, बट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है कि बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में दो कंटिंजेंट, तो वो वहां पे लिखना पड़ेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ जी, कहां से आवाज आई बेटा? हाँ जी, Sir, C point में nothing which is not in books of accounts has
found place in financial ये statement. इसी लाइन को दोबारा लिखा गया, कह रहा है हमारे सामने कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आई जो ये कहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इन शॉर्ट हम कहना क्या चाहते हैं, नन ऑफ द एंट्री इज ओमिटेड, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो रिकॉर्ड नहीं। और हमारे सामने ऐसा कोई इंसिडेंट्स भी नहीं आया जो ये बताए कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं। डन। हाँ जी, देखो डिस्क्राइब और डिस्क्लोज में डिफरेंस होता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है बताने के लिए कि हम, जैसे हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एन एग्जांपल, आपने डिस्क्लोजर करना है कि आपने कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज किया। फॉर एन एग्जांपल, आपने यूज किया होगा WDV मेथड, रिटर्न डाउन, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, विच मेथड इज अडॉप्टेड। लाइकवाइज इन्वेंट्री की जब कैलकुलेशन करोगे क्लोजिंग स्टॉक की, तो बताओगे कि आपने कौन सा मेथड ऑफ बताओ इन्वेंट्री कैलकुलेशन यूज करा है, फीफो किया है, वेटेड किया है, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, दिस इज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अब अगर इससे रिलेटेड आपने कोई assumptions भी ले ली हैं तो वो भी आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप लोग बता सकते हो कि भाई हमने जब इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करी तो इतना स्टॉक हमारा गुड्स इन ट्रांजिट था, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था। तो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिटेल्ड में, तो आपको दिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ 3 पेज के हैं, और 40-50 पेज किस चीज के हैं, सिर्फ नोट्स के। नोट्स, डिटेल नोट्स के बाद भी क्या मिलेंगे, डिस्क्लोजर्स एंड डिस्क्रिप्शंस। सर यहाँ पे ये नहीं है कि फाइनेंशियल अमाउंट्स डिस्क्लोज करनी चाहिए या फिर उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। रिलेटेड फाइनेंशियल अमाउंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई गई। फाइनेंशियल अमाउंट, जो अमाउंट्स हैं वो तो आप लिख चुके ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में। इससे रिलेटेड आप डिस्क्लोजर इसी के अंदर थोड़ी ना करोगे, कहां करोगे, नोट्स में करोगे ना। आप एक बात बताओ, आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के आगे लिखने लग जाओगे, कैसी लगेगी वो बैलेंस शीट, क्या वो क्लीन लगेगी? कोई लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, नहीं। अमाउंट वही रहेगी, उस अमाउंट से रिलेटेड 3 बातें बोली गई कि जो अमाउंट आपने लिखी है वो क्लासिफाई सही होनी चाहिए, वो डिस्क्राइब सही होनी चाहिए नोट्स के अंदर, और डिस्क्लोजर जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। ऑल डन। कहां से आवाज है? हाँ जी, हाँ, माइक ऑन करा दो जी। यहाँ पे ई पॉइंट में इन कंफर्मेटिव विद एप्लीकेबल FRF नहीं आना चाहिए। नहीं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ऐसा, बट जो अमाउंट्स आ रही हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, रिपोर्टिंग हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, FRF के अकॉर्डिंग। अमाउंट किसके अकॉर्डिंग आएंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। समझ आया डिफरेंस? आप अमाउंट किसका करोगे, एंट्रीज की। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे, शेड्यूल 3 तो रिपोर्टिंग बता रहा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर रहे हो या शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर रहे हो? हाँ जी, डेबिट क्रेडिट किसने सिखाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने सिखाया। तो एंट्री किसके अकॉर्डिंग करोगे, अकाउंटिंग। उसको रिपोर्ट कैसे करोगे, FRF के अकॉर्डिंग। डिफरेंस क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन बैंक में आइए, अगर कोई डाउट नहीं है तो। हाँ, दोनों आते हैं, यहां पे सिर्फ अमाउंट की बात हो रही है ना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात थोड़ी ना हो रही है सर। यहां पे कह रहा है अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास प्लीज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, कह रहे कि सर आपने तो कहा था कि FRF में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और शेड्यूल 3 भी है, बट वो किससे रिलेशन में बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे ये लाइन क्या बोल रहा है, देखो, अगर आपके पास नीचे स्पेस है तो लिख लीजिए लाइन फॉर योर रेफरेंसेस। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी एज पर एप्लीकेबल FRF, ठीक है। अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डिफरेंस क्लियर हो रहा है अब इस 2 वर्ड में, स्टेटमेंट्स में?
अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट्स आ रही हैं वो किससे आनी चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई है उसमें सिर्फ अमाउंट नहीं है, उसके अंदर रिपोर्टिंग भी है, ठीक है? तो वो कहां से आएगा? पूरा एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो करते हुए आएगा, ठीक है? ये डिफरेंस है। क्लियर होगी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20। हम हर क्लास में जैसे ही टॉपिक हो जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन साथ के साथ ही करेंगे, सो डैट हमें दिक्कत ना हो कि कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ डिस्क्रिप्टिव, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। सबके सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ गया? यस और नो? क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पर्सन कंडक्टिंग ऑडिट शुड टेक केयर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। एक्सप्लेन स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। कब आया है? आरटीपी। आरटीपी में आ रहा तो इंपॉर्टेंट होगा। मई 20, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अक्टूबर 21 एमटीपी है। ऐसे ही क्वेश्चन एक देखो नीचे दे रखा है, ऑडिटिंग की डेफिनेशन लिख दी और कह रहा है एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली हाउ पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क। कौन करेगा ऑडिटिंग? ऑडिटर ना। कंडक्टिंग दिस टास्क शुड टेक केयर टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। पहले ऑडिट की डेफिनेशन है, लिख लोगे? डेफिनेशन को 3 भागों में बांट दिया, कोई दिक्कत? क्या कहे? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। प्रॉफिट ओरिएंटेड बोले तो ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन बिजनेस। ऑन द अदर हैंड ऑडिट ऑफ एनजीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर्सन क्या बातों का ध्यान रखेगा? अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप इन रेफरेंस टू द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल द एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अमाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अमाउंट है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रहे हैं? ट्रू एंड फेयर पिक्चर किसकी? फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। बताओ कोई दिक्कत? किसी को 1% भी दिक्कत आई है तो बता दो। 1% भी? अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा कि अगर ऑडिटिंग हम ऐसे करते जाएंगे तो शायद संभल जाएगी हमसे। एग्री करोगे इस बात से? लर्न करने में आसानी हो रही है? यस और नो? लर्न करने में आसानी अगर हो रही है तो मैं कहूंगा मैं जीत गया। मैं जीत गया कि मेरा जो मैसेज था वो कन्वे हो गया। मैंने जो यहां पे बैठ के आपको पढ़ाया वो आप तक पहुंच गया, ये ऐसे मैं जीत गया। समझ के मेरी बात? क्या आप लोगों को क्लियर है? तो आज की जब हमने जो क्लास करी है उसको एक क्विक रिवीजन, जैसे हमारा पैटर्न है कल की क्लास का स्टार्ट, ड्यूरिंग द क्लास एंड द रिवीजन। तो रिवीजन के टाइम पे अब रिवीजन का एक पैटर्न मैं चेंज करूंगा। पैटर्न ये है कि आपको मुझे रिवाइज कराना है। डेफिनेशन बहुत बारी कर ली, मैं नहीं करा रहा। एफआरएफ बहुत बारी कर लिया, मैं नहीं करा रहा। मैंने तो आज ये टॉपिक सीखा है। तो एक हैंड रेस करेंगे, माइक पे एक एक पॉइंट बताते चलेंगे, ठीक है? आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी और बताइए पहला पॉइंट कि ऑडिटर मिसलीड नहीं करेगा। तो क्या लिखोगे? हाँ जी, यस,
बस एक ऐसे हाथ खड़ा करोगे ना, नहीं दिखेगा मेरे को। यस, ऐसे करो, कॉन्फिडेंस का है। दो स्टेटमेंट लिखवाई है मैंने आपको, या तो आप इजी वाली भी कर लो, द लेजर बैलेंस शीट शुड एग्री विद द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या द अकाउंट्स ड्रॉन शुड एग्री विद द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। डन। सेकेंड, एंट्रीज आर, कौन बताएगा उधर से? टीम बी, स्पाइडरमैन। Entries are adequately supported by sufficient and appropriate evidences. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बोला इन्होंने? एंट्रीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। थर्ड पॉइंट सी, इधर से बताओ, लास्ट में से जो बच्चे बैठे हैं। Financial statement should report clear and unambiguous financial information या क्या लिख सकते हैं, बट लेट्स गो विद द लाइन। हमारा पहले थर्ड पॉइंट क्या था? नन ऑफ दी, यही बताएंगे, नन ऑफ दी एंट्रीज आर, none of the entries should be omitted. नन ऑफ द एंट्री शुड बी ओमिटेड। कहां पे ओमिटेड नहीं होनी चाहिए? Books of accounts. 3 पॉइंट एंट्री से रिलेटेड 3 पॉइंट हो गए। ओके, देन इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। देन नेक्स्ट, बीच में से बताएंगे अमाउंट्स इन, यहां से स्टार्ट है, बताइए। नहीं, तुमने बहुत बारी बता दिया। आप और कोई बच्चा? प्रांजल ने भी बता दिया। और कोई बच्चा? यस, इधर दीजिए। वेरी गुड। अमाउंट्स इन Financial statements are properly classified, described, and disclosed. क्या ये सही बोल रहे हैं? हम क्या लिखेंगे? अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, आपने अमाउंट्स मिस कर दिया था, ठीक है। अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड। आगे, इन कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग, इन कंफॉर्मिटी याद नहीं रहता तो लिख सकते हो इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बात क्लियर होगी। एंड द लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टीम नंबर 1, इधर से प्लीज गर्ल्स, जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हो प्लीज बोलो। यस, वेरी गुड। Financial statements give a true and fair picture of financial results and financial position. वेरी गुड। क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ। वेरी वेरी गुड। सबके लिए तालियां, खुद बजाइए एक दूसरे के लिए। ऑल गुड? यस। चलो, आज का लेक्चर वैसे तो यहीं पे समाप्त हो गया। आज आप होमवर्क क्या करके आएंगे? 15 मिनट का होमवर्क है सिर्फ आपका। आपने पेज नंबर 1 पे जो मैंने करवाया वो देखना है, पेज नंबर 4 पे जो करवाया वो देखना है, क्वेश्चन नंबर 20 भी दोबारा से देख के आना है। क्या कोई परेशानी बच्चों? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, आपके लिए ही हम बैठे हैं। डन। थैंक यू सो मच।